नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप की पॉपुलेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप जो है वह एशिया में जनसंख्या के संदर्भ में विश्व में जनसंख्या के संदर्भ में एशिया और अफ्रीका के पश्चात जो है वो तीसरा स्थान रखता है। और यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 71 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर लगभग निवास करती है। और यहाँ पर जो है जनसंख्या का जो हम कह सकते हैं अधिकांश घनत्व जो है उत्तरी पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में अधिक देखने को मिलता है। और सबसे कम जनसंख्या जो है उत्तरी भाग में मिलती है। तो वितरण के अनुसार हम यूरोप महाद्वीप को जो है जनसंख्या में 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र की। यूरोप की जो लगभग आधी जनसंख्या है वो उसकी प्रमुख जो औद्योगिक पेटी है वहाँ पर ही निवास करती है, औद्योगिक केंद्रों में निवास करती है। और जिसका कि विस्तार हाँ जो है पश्चिम में हम देख सकते हैं कि पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन से लेकर के फ्रांस, यहाँ से लेकर के फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, नीदरलैंड और वो जो है काफ़ी दूर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये। और यही जो क्षेत्र है ये यहाँ पर यूरोप की ये कोयला पेटी भी स्थित है। तो ये कहा जा सकता है कि यूरोप की जो अधिकांश जनसंख्या है वो इसके पश्चिमी भाग में जो है अधिक निवास करती है। और यहाँ पे अधिक जनसंख्या होने के कई कारण भी हैं, जैसे कोयले का ऊर्जा के रूप में मिलना और उसके साथ ही साथ लोहे का भी प्राप्त होना, जिसके कारण औद्योगिक उद्योगों को एक आधार मिला है। और यूरोप इसी कारण से यूरोप में जनसंख्या की जो सघनता है वो 40 डिग्री हम यहाँ से देख सकते हैं, 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में है। लेकिन विशेष रूप से ये 40 से 50 के बीच में अधिक देखने को मिलती है। और इसे ही यूरोपीय जनसंख्या की धुरी भी हम कह सकते हैं। सघन जनसंख्या की इसका जो विस्तार है यह पूर्व की ओर जो है वो कम होता गया है। पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, बेल्जियम ये जो क्षेत्र हैं नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड और चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड आदि में जो है जनसंख्या जो है अधिक निवास करती है। और जो घनत्व भी है वो भी यहाँ पर अधिक है। यूरोप में जो सर्वाधिक जनसंख्या है लगभग 14.5 करोड़, वो इस महाद्वीप जो कि इस महाद्वीप की लगभग 20% भी है। और इसका अधिकांश जो भाग है वो वोल्गा नदी के पश्चिम में ही केंद्रित है। यूरोपीय रूस में जनसंख्या का घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग से के लगभग है, जबकि संपूर्ण क्षेत्र में जो है रूसी गणराज्य में वो जनसंख्या का जो घनत्व है वो 8 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही देखने को मिलता है। और इस अधिक जनसंख्या वाले भाग के बाद जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, यूक्रेन, स्पेन, पोलैंड, रोमानिया, नीदरलैंड, पुर्तगाल, चेक गणराज्य, हंगरी, बेलारूस आदि में जो है जनसंख्या इन सभी देशों में जो है 1 करोड़ से अधिक है। यदि हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व की बात करें तो रूसी जो गणराज्य है वहाँ पर
जनसंख्या जो है 14.5 करोड़ के लगभग है, लेकिन घनत्व केवल 8 व्यक्ति है। जबकि इसके विपरीत हम देखें तो नीदरलैंड में जनसंख्या जो है वो 1 करोड़ 1.6 है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व है वो 406 व्यक्ति है। और इसी प्रकार ही बेल्जियम में भी ये जो घनत्व है, जनसंख्या वहाँ पर 1 करोड़ के लगभग है, 1.2, लेकिन घनत्व जो है वो 365 व्यक्ति है बेल्जियम में, इन क्षेत्रों में। तथा इसके पश्चात यूनाइटेड किंगडम में जो घनत्व है जनसंख्या का वो 266 है, और जर्मनी में 226 व्यक्ति है। और इसके पश्चात जो है अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व लगभग 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यूरोप में जो है 75% जो जनसंख्या है वो नगरों में रहती है, और उच्च नगरीकरण वाले इन देशों की जनसंख्या का आर्थिक जो आधार है वो उद्योग, व्यापार और परिवहन से संबंधित सेवाएं हैं, और इन्हीं में ही अधिकतर जनसंख्या लगी हुई है। और इसी कारण से औद्योगिक नगरों में अधिकतर इसका केंद्रीकरण हुआ है। इसी कारण यहाँ बड़े बड़े उद्योग विकसित हुए हैं। लोहा इस्पात, जैसे हमने बात करी थी जब उद्योगों के बारे में पढ़ा था, भारी इंजीनियरिंग, मशीन, सूती वस्त्र, मोटर गाड़ी, कृषि यंत्र, रसायन, कागज और लुगदी, इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण, ये सारे उद्योग यहाँ पर विकसित हुए हैं। यूरोप में नगरीकरण मुख्यतः औद्योगिकरण का ही एक सहचर हम कह सकते हैं। औद्योगिक देशों में प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या का जीवन स्तर भी अधिक ऊंचा है। और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो है हम कह सकते हैं संपूर्ण पश्चिमी यूरोप में बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित किया गया, और 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो है इंग्लैंड आदि देश जो है प्रमुख औद्योगिक देश बन गए, और सारे ही पश्चिमी यूरोपीय देशों में जो है ये औद्योगिकरण तीव्र गति से होने लगा। और इसी कारण से उद्योगों की स्थापना के कारण से नगरों का विकास हुआ, और रोजगार के लिए जो है जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके नगरों की ओर केंद्रित होने लगी। और इस कारण कुछ ही दशकों में यूरोप की जो थी अधिकांश जनसंख्या नगरीय हो गई। और तथा इसके साथ ही साथ लघु और मध्यम आकार के नगर भी विकसित होकर महानगर बन गए। इस प्रकार पश्चिमी यूरोप में आधुनिक नगरीय संस्कृति का जो है विकास हुआ है। और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि से पश्चिमी यूरोप जो देश है वो एक उन्नत अवस्था में है। यहाँ पर उपलब्ध सभी जो संसाधन हैं उनका हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, और औद्योगिक उत्पादन की मात्रा, उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता, गहन कृषि उत्पादन में वृद्धि, उन्नत क्या तकनीकी ज्ञान, हम कह सकते हैं रिसर्च और आदि के कारण जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए जो नए नए उपाय किए जा रहे हैं, और इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी यहाँ अधिक महत्व दिया गया है। दूसरा जो क्षेत्र बनता है वो है अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। यूरोप में कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जो है पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्र है, कुछ दलदलीय क्षेत्र हैं। इनमें प्राइपेट दलदल, एल्प पर्वत, स्पेन का शुष्क मेसेटा, कैस्पियन के तट विशेष रूप से हैं। और इसके साथ ही साथ यूरोप में कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हम कह सकते हैं
दक्षिणी पोर्टलैंड, गलेशिया, चेक, स्लोवाकिया गणराज्य, यूक्रेन, यूरोपीय रूस, पूर्वी जर्मनी जो है ये कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। लेकिन दक्षिणी यूरोप के जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जनसंख्या है वो अधिक है। विशेष करके इटली जो है ये दक्षिणी भाग में पड़ता है और अन्य भागों की अपेक्षा यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। दक्षिणी भागों में इटली में विशेष रूप से जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलता है। यूरोप में सघन जनसंख्या के केंद्रों की तुलना यदि एशिया के सघन जनसंख्या वाले भागों से की जाए तो हमें दो चीज़ें बहुत स्पष्ट देखने को मिलती है। पहली चीज़ तो ये है कि एशिया में सघन जनसंख्या के अधिकांश जो केंद्र हैं वो नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, जबकि यूरोप की प्राय अधिकांश जो सघन जनसंख्या है वो व्यापारिक और औद्योगिक नगरों में तथा उसके आसपास केंद्रित है। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या के वितरण के अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एशिया में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है और वहीं यूरोप में इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है तथा इसी प्रकार 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दो प्रकार की जनसंख्या का विभाजन सीमा निर्धारित करती है। एक तो ये है कि इसके नीचे जो है जनसंख्या का घनत्व कम है और इसके ऊपर जो है वो जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। तीसरा है अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। यूरोप के अति अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हम कह सकते हैं शीत प्रदेश जो है, टुंड्रा प्रदेश है, उच्च पर्वतीय भाग है, दलदली क्षेत्र है जहाँ पर की जनसंख्या कम निवास पाई जाती है, ऊंचे नीचे पहाड़ी धरातलीय क्षेत्र है जो कि अति शीतल जलवायु के कारण जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा उत्तरी रूस में जो है ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो भाग है ये कम जनसंख्या का क्षेत्र है। पूरा रूस भी इसके अंतर्गत आता है। जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग से भी कम है, जबकि इसके अतिरिक्त आल्प पर्वत, स्पेन के मसीटा मरुस्थल, प्रीपेड दलदल और कॉकेशस पर्वतीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। यूरोप में इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 प्रकार से जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। एक तो है वह क्षेत्र जहाँ पर कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या निवास करती है, वो इसका उत्तर पश्चिमी भाग है। फिर दूसरा है हमारा 51 से 100 व्यक्ति, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो पूरा भाग है। फिर तीसरा क्षेत्र है 21 से 50, जिसमें कि ये स्कैंडिनेविया, नॉर्वेजियन कंट्री और ये सारे क्षेत्र आते हैं। और जो तीसरा क्षेत्र है जो चौथा क्षेत्र है जहाँ पर कि बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है, 1 से लेके 20 व्यक्ति, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि यूरोप में जनसंख्या का जो मुख्य जमाव है वो 40 और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच है और इसके अलावा 45 से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य
पूर्व पश्चिम दिशा में जो है जनसंख्या की एक बहुत ही सघन क्षेत्र स्थित है, जहाँ पर सभी जगह जो है जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिसमें हम कह सकते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क आदि देश हैं जहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है। तथा इस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या के हम कह सकते हैं केंद्रण का कारण है यहाँ की भूमि का अधिकतम उपयोग और मिक्स्ड फार्मिंग है, और कृषि में जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण जो है वैज्ञानिक तरीके से कृषि में प्रयोग होना, और औद्योगिक विकास इसके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और औद्योगिकरण का कारण यहाँ पाए जाने वाला कोयला और लोहा के क्षेत्र हैं। तो यूरोप के औद्योगिक ईंधन की प्रचुरता और खनिज पदार्थ की अधिकता के कारण तथा इसके साथ ही साथ अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण भी यहाँ जो है अधिक जनसंख्या का जमाव हुआ है। और ये विश्व में माना भी जाता है कि जो उत्तर पश्चिमी यूरोपीय जो क्षेत्र है वो जलवायु की दृष्टि से मानव के लिए बहुत ही एक उत्तम जलवायु का केंद्र है, और इसी कारण यहाँ पर जो है घनी जनसंख्या देखने को मिलती है। और यूरोप की जो है अधिकांश जनसंख्या जो है नगरीय है। नगरीकरण का जो औसत है यहाँ पर 73% है। उत्तरी यूरोप में ये 83% है। पश्चिमी यूरोप में भी ये 80% से अधिक है। बेल्जियम में यदि देखें तो 97% नगरीकरण है। आइसलैंड में 92, यूके में देखें तो 89, लग्जमबर्ग में 88%, जर्मनी में 86, डेनमार्क में लगभग 85%, स्वीडन में 84 जो है ये सब उच्च नगरीकरण वाले देश हैं। पूर्वी और दक्षिणी यूरोप में नगरीकरण का औसत जो है वो थोड़ा सा कम है, 68% और 70% है। इटली में लेकिन ये अधिक है, दक्षिणी भाग में 90% है, तथा माल्टा और सान मैरिनो में 89% जो कि उच्च नगरीकरण वाले देश हैं। इसके विपरीत अल्बानिया में 37, बोस्निया में 40, पोलैंड में 46, पुर्तगाल में 48 जो कि ये कम नगरीकरण वाले देश हैं देखने को मिलते हैं। अब ये बात यूरोप में और भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ की जनसंख्या की जो है वो कुछ समस्याएं भी हैं। यद्यपि विश्व युद्ध के बाद जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है, किंतु यूरोप के कुछ देशों में भिन्न जो है प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वर्तमान समय में यूरोप की जनसंख्या की कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसकी जो जनसंख्या है अन्य महाद्वीपों की तुलना में अधिक वृद्ध है। यहाँ पे मतलब वृद्ध लोग ज़्यादा हैं। अनेक यूरोपीय देशों में जनसंख्या जो है स्थिर प्रायसी अब हो गई है। तीसरी चीज़ है फ्रांस और आयरलैंड को छोड़कर किसी भी यूरोपीय देश में प्राकृतिक वृद्धि जो है नगण्य है। ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी में जो है फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ही कम है, और जर्मनी में तो ये कहा जाता है कि वृद्ध लोगों का जो अनुपात है वो विश्व में सबसे अधिक है, और युवा लोगों का जो यूथ है वो वहाँ पर बहुत उसका कम अनुपात है। तो इस कारण वहाँ पर एक विशेष समस्या है कि जो सेवानिवृत्त वाले जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनका अनुपात वहाँ पर सर्वाधिक है। 1990 के बाद यूरोप में जो जनसंख्या है वो निरंतर कम होती गई है, और जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि जो है वो कुछ क्षेत्रों में शून्य वृद्धि दर देखने को मिलती है। जो ये जो अवस्था होती है
ये यहाँ की सोसाइटी और अर्थव्यवस्था पर एक बुरा प्रभाव डालती है और इससे कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। कुछ क्षेत्रों में जो जैसे है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, उनमें छात्रों की कमी हो रही है और इसी कारण से रशिया है, रूस है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जो है श्रमिकों की भी कमी हो गई है। तथा इसके साथ ही साथ 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध लोगों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 25 से 30% है। तो इन वृद्ध लोगों को पेंशन और सामाजिक जो हमारी इनकी जो सुविधाएं होती है उनको उपलब्ध कराने में जो है वो सरकार पर जो इसका जो है भार अधिक बढ़ रहा है। और जर्मनी में तो ये कहा जाता है कि 10 श्रमिकों के पीछे 4 पेंशन भोगी लोग श्रमिक और मौजूद हैं और ये जो प्रतिशत है ये दिन पर दिन जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि जनसंख्या के प्रतिरूप में परिवर्तन नहीं किया गया यहाँ, तो इसके और भी कई गंभीर परिणाम जो है यहाँ के यूरोपीय लोगों को जो है देखने पड़ सकते हैं और उन मतलब एक संकट भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये थी यूरोप की जनसंख्या का प्रतिरूप। थैंक यू।